हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी शुभारंभ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम हिंदी से संबंधित बातें करेंगे, हिंदी विषय से संबंधित। हिंदी भाषा के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं एग्ज़ाम में, हम उन सभी विषयों को धीरे धीरे अपने हर एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम हमें हिंदी भाषा के परिचय के विषय में जानना बेहद आवश्यक है। अगर हम हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं कि शुरुआत हिंदी की कैसे हुई, तो हमें इसके अतीत में जाना होगा। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि कई बार हमारे मन में प्रश्न आते हैं कि अगर हम हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी। तो इसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को विदित है कि भारत एक प्राचीन देश है और यहाँ के लोग भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं और लिखते आए हैं। तो संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है, ये सभी आप लोगों को अच्छे से पता होगा, जिसका व्यवहार हमारे पुराने ऋषि मुनि, विद्वान, कवियों ने अपने समय में किया है। इसका जो प्राचीनतम रूप है वो संसार की सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद के नाम से प्रचलित है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ऋग्वेद हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना जो वेद है वो हमारा ऋग्वेद है। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं, इस बात का आपको पता होना चाहिए। और यह आर्य भाषा अनुमान है कि लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। तो हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है, जिसकी उत्पत्ति कथा हम अभी विषय में हम अब आगे बताएंगे। भारतीय आर्य भाषा संस्कृत का इतिहास 3500 वर्षों का है। इस इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। तो आज हम ये जो विषय हम कवर कर रहे हैं वो बेसिकली हिंदी भाषा से संबंधित है, भाषा परिचय, जिसमें हम आर्य भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने इसमें लिखा भी है कि हमने जो हमारी भारतीय आर्य भाषा है भारतीय आर्य भाषा, वो 3 भागों में बटी है, जिसे हम कहेंगे प्राचीन। पहला जो होगा हमारा होगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, दूसरा होगा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, और तीसरा हमारा होगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। तो सर्वप्रथम हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के बारे में पढ़ेंगे, जो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। चूँकि मैंने आपको बताया कि संस्कृत जो है वो ऋग्वेद में सर्वप्रथम हमें मिलती है, तो इसलिए हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राचीन आर्य भाषा को, वैदिक और लौकिक। जो वैदिक का समय था वो हमारा माना जाता है 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इन कालों में जो रचनाएं हुई उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। लौकिक संस्कृत जो है उसका समय माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और ईसा पूर्व जो है वो BC के नाम से हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, बिफोर क्राइस्ट। इस बात का भी आपको ज्ञान होगा, ठीक है। उसके बाद हम मध्यकालीन पढ़ते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा में हमारे 3 भाग आते हैं, 3 भागों में बटी हुई है हमारी मध्यकालीन आर्य भाषा। सर्वप्रथम हम पाली के बारे में पढ़ते हैं। पाली आर्य भाषा जो है हमारी 500 ईसा पूर्व इसका समय है। 500 ईसा पूर्व से शुरुआत होती है और 1 ईसा मतलब ईस्वी से स्टार्ट हो जाता है हमारा। और पूर्व जो बोला जाता है वो ईसा से पूर्व की जो हमारा समय है उसको पूर्व लिखा जाता है। और उसके बाद जब BC नहीं होता तो AD लिखा जाता है, यानी ईस्वी स्टार्ट हो जाता है। ये एनो डोमिनी बोलते हैं AD को। तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व हमारा पाली वाली जो भाषा है वो आती है। उसके बाद हमारा आता है प्राकृत। प्राकृत का समय हमारा आता है 1 ईसा से लेकर के 500 ईस्वी तक, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं अपभ्रंश, और कहीं कहीं हमने अपभ्रंश को अवहट भी पढ़ा है, ठीक है। आदिकाल कवि जहाँ पर आते हैं तो अवहट और अपभ्रंश से ही निकला हुआ शब्द है। जैसे हम पहले हिंदी बोलते थे, जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के भी कई नाम अलग अलग रचनाकारों की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। किसी ने हिंदवी बोला, हिंदोज बोला, ठीक है। जब हमारे यहाँ पर आर्य लोग आए थे उन्होंने अलग नाम दिया।
तो इस तरीके से अपभ्रंश से अवहट, ये सारे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, ये सारे लाइन से चलते आ रहे हैं, इन्हीं में से निकले हैं। तो 500 ईसा पूर्व इसका समय स्टार्ट होता है और 1000 ईस्वी तक ये चलता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा का समय 1000 ईसा से शुरू होता है और इसमें ये जो भाषाएं हैं ये आती हैं, जिसमें हिंदी है, बंगला है और हमारी उड़िया है, सिंधी है, भोजपुरी है और भी अन्य हमारी आधुनिक भाषाएं हैं। तो हम इसके बारे में संक्षिप्त भाषिक परिचय हमने अभी ये पढ़ा है। इसके बाद हम इसमें और भी ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये मध्यकालीन आर्य भाषा जो हमारी, हमने आपको अभी ऊपर बताई, पाली और प्राकृत और अपभ्रंश, जिसको हमने अवहट भी बोला, 3 भागों में बटी हुई है। तो हम पाली के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि जो पाली है वो प्राकृत भाषा का ही शब्द माना जाता है। पाली जो हम कह सकते हैं कि भारत की प्रथम देश भाषा है और इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। इसी भाषा में भगवान बुद्ध और उनके अनुयायी जो थे, उनको जो मानते थे भगवान बुद्ध को, उनके अनुयायी कहे जाते हैं। उन्होंने जनसाधारण को उपदेश दिए थे इसी भाषा में, पाली में। तो सिंहल जो पहले श्रीलंका के नाम से जाना जाता था, सिंहल। ठीक है, तो सिंहल या फिर आप कह लें श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कहते हैं। ये बात भी आपको नॉलेज में होनी चाहिए, क्योंकि इस भाषा की सृष्टि मगध में हुई है मगध में हुई थी। तो इसमें तत्कालीन अनेक बोलियों के तत्व वर्तमान हैं। इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी शॉर्ट नोट में मैंने इसमें लिखा है कि पाली जो है वो प्राकृत भाषा का ही शब्द है और ये जो भाषा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित रही है, अभी जैसे मैंने आपको बताया है अभी। और बौद्ध धर्म से जो विनय पिटक आपने सुना होगा, सूत पिटक, अभिधम, ये सारे ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ये भी पाली भाषा में ही लिखे हैं। अब आ जाइए प्राकृत भाषा पे। तो प्राकृत भाषा जो है यह जन भाषा रही है, यानी आम जनता के बीच में ये बड़ी फेमस रही है। तो जो पाली भाषा नहीं समझते थे, उसके बाद क्या हुआ कि आसान करने के लिए हम प्राकृत में हमें मिलते हैं कुछ लेख, तो इसलिए हम इसे जन भाषा कहते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादातर जो जनता है वो प्राकृत का ही प्रयोग करती थी बोलने में। तो विद्वानों ने इसके 3 भागों में इसको बांटा है। तो सबसे पहला जो है प्राचीन प्राकृत बोला गया, दूसरा मध्यकालीन प्राकृत बोला गया और तीसरा आधुनिक प्राकृत बोला गया। प्राचीन प्राकृत को हम पाली के रूप में देखते हैं और मध्यकालीन प्राकृत जो है उसको हम प्राकृत के रूप में देखते हैं और आधुनिक प्राकृत जो है हमारी, उसको हम अपभ्रंश के रूप में देखते हैं। इसके साथ ही हम प्राकृत के बारे में और भी जानकारी लेते हैं। जैसे हेमचंद है जो जैन आचार्य माने जाते हैं, वो उन्होंने प्राकृत व्याकरण पुस्तक जो है लिखी थी। उसके बाद भरत मुनि जो अपने नाट्य शास्त्र में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है अपने नाट्य शास्त्र में। ये सबसे महत्वपूर्ण कृति है इनकी, भरत मुनि जी की, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अपभ्रंश के बारे में। अपभ्रंश जो है वो हिंदी का ही प्राचीन रूप माना जाता है। हिंदी का जो विकास है वो इसी चरण से होता है और इसे हिंदी की कड़ी भी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई क्वेश्चन हमारे बीच आता है इस रूप में कि कौन सी भाषा मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी के बीच की कड़ी है, तो अगर हमारे इसमें ऑप्शंस आएंगे प्राकृत, संस्कृत, पाली और अपभ्रंश, ये आपके हिंदी के ही रूप हैं जो अभी हमने पढ़े थे, पाली, प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश, अवहट। तो इस तरीके से ऑप्शन अगर आते हैं और ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी भाषा को हम मध्यकालीन हिंदी, जो कि अभी हमने हिंदी के जो अलग अलग भाग पढ़े हैं उसमें मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी के बीच की जो कड़ी है उसको हम अपभ्रंश कहेंगे, ये हमारा सही जवाब होगा। मध्यकालीन भाषा के बारे में और आगे पढ़ लेते हैं। मध्यकालीन भाषा का तृतीय चरण है, ये आपको पता ही है, और इसके अन्य नाम हैं अपभ्रंश, ठीक है, ग्रामीण भाषा, देशी भाषा, गवारों की भाषा और आभीर की भाषा। भोलानाथ तिवारी जो सबसे फेमस रचनाकार हैं, उन्होंने कहा है कि अपभ्रंश का
भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग चंड विद्वान ने अपनी ग्रंथ प्राकृत लक्षण में किया है। उसके अलावा दामोदर पांडे, उन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरण, व्याकरण की जो पुस्तक सबसे फेमस पुस्तक है ये, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के नाम से व्याकरण की, अभ्रंश काल की रचना है ये, और इसमें इन्होंने अभ्रंश को कौशल की भाषा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौशल की भाषा किसे कहा गया है। तो अभ्रंश काल की जो ये रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसमें इन्होंने अभ्रंश को कौशल की भाषा कहा है। तो प्रश्न आ जाता है कि कौशल की भाषा को किसे कहा गया और किसने कहा है? तो दामोदर पांडे ने कहा है, और उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में ये कहा गया है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम ग्रियर्सन, जो सबसे विद्वान है महत्वपूर्ण, उनके बारे में भी देख लेते हैं। ग्रियर्सन ने देसी भाषा कहा है अभ्रंश को। ये जो सारे मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ये अभ्रंश से ही रिलेटेड है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि देसी भाषा कहा है अभ्रंश को ग्रियर्सन जी ने। धनपाल जो एक और रचनाकार हैं, उन्होंने कहा है कि भविष्यत कहा पुस्तक में अभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है, ऐसा कहा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि अभ्रंश में जो लिखी गई हैं रचनाएं वो कौन सी हैं। स्वयंभू द्वारा कृत है पौमचर्यु, और पुष्पदंत द्वारा रचित है महापुराण। ये सबसे फेमस रचनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ये अभ्रंश में लिखी गई रचनाएं हैं। अब हम अवहट के बारे में जानते हैं। अपभ्रंश से ही अवहट बना है, और लेकिन कहते हैं ना कि दो भाषाओं के बीच का जो समय होता है कई बार उसको अलग रूप में ले लिया जाता है। तो अपभ्रंश और अवहट के बाद ही ये अलग अलग रूप में हम इसलिए पढ़ते हैं इनको। तो अवहट के बारे में पढ़ लेते हैं कि 14वीं शताब्दी में इसका प्रयोग होता था, और विद्यापति इस जो समय के थे रचनाकार, प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं विद्यापति। ठीक है। उसके बाद अपभ्रंश और जो पुरानी हिंदी है, जिसको हम प्रारंभिक हिंदी कहते थे, शुरुआत की हिंदी कहते थे, उसके बीच की कड़ी को हम अवहट कहते हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको समझने में आसानी देगा कि अवहट जो है वो कहाँ से उभरा है। तो अपभ्रंश और जो पुरानी हिंदी है, प्रारंभिक हिंदी, शुरुआत की हिंदी, और अपभ्रंश तक के बीच का जो समय है हमारा, ये अवहट के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम कहें कि हमारा जो हिंदी का जो विकास है वो किस रूप में हम देखते हैं, तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि पहले संस्कृत, जो कि हमने आपको बताया कि ऋग्वेद में इसके बारे में हमने पढ़ा है, तो शुरुआत हमारी संस्कृत से होती है, देन पाली, उसके बाद प्राकृत और अपभ्रंश और उसके बाद अवहट, और फिर पुरानी हिंदी यानी प्रारंभिक हिंदी, और उसके बाद हमारी खड़ी बोली और बाकी भाषा हिंदी और अन्य आधुनिक भाषाएं हमारी विकसित हुई। तो ये जो क्रम है ये आता है कई बार एग्ज़ाम में परिवर्तित करके दे दिया जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे इसको पढ़ने में। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि अवहट का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने कहाँ पर किया है। तो अवहट का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो ज्योतिरेश्वर ठाकुर जी ने वर्ण रत्नाकर में किया है। इनकी पुस्तक का नाम है ये वर्ण रत्नाकर। ठीक है, ज्योतिरेश्वर ठाकुर जी हैं, उनकी पुस्तक का नाम वर्ण रत्नाकर है, और अवहट का इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग इसी पुस्तक में किया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं विद्यापति ने अपनी रचना जो कीर्तिलता, इनकी फेमस है कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ठीक है, ये बहुत फेमस रचना है इनकी विद्यापति जी की। इन्होंने कीर्तिलता की जो भाषा है वो अवहट कहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पुरानी हिंदी पे, जो प्रारंभिक हिंदी मानी जाती है अपभ्रंश के रूप में। उसके दो रूपों में डिवाइडेड होता है, पूर्व रूप और परिवर्तित रूप। परिवर्ती रूप मतलब चेंज होना, चेंजिंग, जहाँ से शुरुआत हुआ उस समय को बोला जाता है। अपभ्रंश के जो परिवर्तित रूप को हम पुरानी हिंदी कह सकते हैं, और 8वीं-9वीं शताब्दी में सिद्धों ने पुरानी हिंदी का अर्थात परिवर्तित अपभ्रंश को अपने सिद्ध साहित्य में प्रयोग किया था। सरहप्पा जो सबसे फेमस रचनाकार हैं, सिद्ध मुनि हैं, सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि कहा जाता है, और ये सिद्ध कवि थे पहले, और पुरानी हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं सरहप्पा। परवर्ती अपभ्रंश के कवि भी इन्हें कहा जाता है।
अब हम समय के अनुसार देख लेते हैं। जैसे 1000 ईस्वी से लेकर के 1343 ईस्वी तक किस प्रकार के हमारे जो रचनाकार हैं वो उनकी जो भाषा थी वो किस तरीके की थी, उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने इसमें नोट लिखे हैं। जैसे सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, विधवा ऐसी रैन कर, भौर कधो ना होए। ठीक है फ्रेंड्स, आप इससे काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है आपके लिए ये। इसके बाद हम पढ़ते हैं पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी जो है उसको हम दक्षिणी हिंदी के रूप में भी बोल सकते हैं, जिसमें अवधी और खड़ी और ब्रज ये भाषाएं आती हैं। खड़ी बोली जो कि प्रारंभिक शुद्ध नमूने जो हैं वो हमें अमीर खुसरो की रचनाओं में मिलता है। अमीर खुसरो की बड़ी फेमस रचनाएं हैं जो खड़ी बोली में ही लिखी गई हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं की जो रचनाएं थी उसी में शुरुआत में प्रारंभिक जो शुद्ध नमूने थे खड़ी बोली के वो हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है अमीर खुसरो। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि खड़ी बोली का जो हिंदी का सर्वप्रथम कवि है कौन माना जाता है, तो वो अमीर खुसरो है। और खड़ी बोली का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि अभी ऊपर आपने पढ़ा कि इनकी ही रचनाओं से हमें शुद्ध नमूने मिलते हैं। उसके बाद अपभ्रंश और अवहट, पुरानी हिंदी और हिंदी, ये क्रम भी पूछा जाता है। किस तरीके से आप अपभ्रंश और अवहट और पुरानी हिंदी और हिंदी को किस रूप में क्रम में लेते हैं, तो आपको ये क्रम याद होना चाहिए। पहले अपभ्रंश, फिर अवहट, पुरानी हिंदी और हिंदी। जैसे कि अगर हम कह दिया जाए कि अपभ्रंश में हम ग्रह बोलते हैं, ठीक है, तो अवहट में वो गेह हो गया और पुरानी हिंदी में गेह बोला गया और फिर वो हिंदी में घर बन गया। ऐसे ही कृष्ण अपभ्रंश भाषा में बोला गया, अवहट में कन्हा बोला गया, पुरानी हिंदी में भी कन्हा बोला गया और हिंदी आते आते वो कृष्णा बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही अपभ्रंश में अगर हम कंभ बोलते थे काम को, अवहट में वो कंभ हो गया, पुरानी हिंदी में भी वो कंभ ही था और हिंदी में वो काम बन गया। अपनी आसान भाषा में कह सकते हैं हम, लेकिन पहले अलग अलग भाषाओं के रूप होने की वजह से इनके नाम ऐसे परिवर्तित होते चले गए। ये एग्जाम्पल हैं, इनसे आप अच्छे से इजीली समझ सकते हैं कि अपभ्रंश में क्या बोला जाता था, अवहट में क्या, पुरानी हिंदी में क्या और हिंदी में क्या बन गया। आइए अब पढ़ते हैं अलग अलग रचनाकारों के विचार। ये भाषा वैज्ञानिक हैं, हरदेव बाहरी सबसे इम्पॉर्टेंट हैं ये सारे, भोलानाथ तिवारी, सुनीति कुमार चटर्जी, उदय नारायण तिवारी और ग्रियर्सन। इनके द्वारा दी गई परिभाषाएं काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं, एग्ज़ाम में आपको उनको याद करके जाना चाहिए। अब हम अपभ्रंश के रूप पढ़ते हैं। अपभ्रंश के 5 रूप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिसमें ये मैंने ऐसे बनाया हुआ है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जो है ब्राचड़ पैशाची बोला गया, दूसरे भाग में शौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय बोल सकते हैं। ये 5 भागों में डिवाइड है अपभ्रंश के 5 रूप, तो इन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अपभ्रंश 5 भागों में बटी, उनमें अलग अलग भाषा का विकास इस प्रकार हुआ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया ब्राचड़ पैशाची है, ठीक है, और इसमें अलग अलग भाषाएं निकली। जैसे हम बोल सकते हैं ये कट है लहंदा, ये भाषा है लहंदा, पंजाबी, सिंधी, ये ब्राचड़ पैशाची के अंतर्गत आती है, जो कि अपभ्रंश का पहला भाग है। ठीक है, उसके बाद हम शौरसैनी पढ़ते हैं। शौरसैनी अपभ्रंश के अंदर पश्चिमी हिंदी के रूप भाषाएं आती हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? राजस्थानी सबसे फेमस है, और अगर हम ये देखें पहाड़ी, गुजराती, ये पश्चिम भारत में आती हैं, लेकिन शौरसैनी के अंतर्गत ही आती हैं ये पश्चिमी हिंदी में। उसके बाद हम पढ़ते हैं अर्धमागधी। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी भी कहते हैं, और आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं अर्धमागधी को, जिसके अंदर ये भाषाएं आती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो हम ABC के नाम से याद कर सकते हैं। अवधी A, B से बघेली और C से छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये मध्य भारत पूर्वी हिंदी से विकसित हैं ये भाषाएं। उसके बाद हम मागधी पढ़ते हैं। मागधी अपभ्रंश में आती हैं बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमी, जो कि पूर्वी भारत में ये भाषाएं हैं। अब आप पूर्वी हिंदी और पूर्वी भारत में कंफ्यूज मत होना, तो ये समझाने के लिए था कि ये पूर्वी, जैसे आप भारत का नक्शा आप देखोगे
तो उत्तर में और पूर्व में और ये सब भाग में आप देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ ये स्टेट है और वहाँ ये भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये अपभ्रंश के 5 रूप थे जिसमें ये भाषाएं बटी हुई हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद महाराष्ट्री मैंने बताया, उसमें मराठी आती है जो कि दक्षिण भारत की तरफ आता है। और अब हम शौर सैनी के बारे में पढ़ेंगे। शौर सैनी जो है 3 भागों में डिवाइडेड है। शौर सैनी अपभ्रंश जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था यहाँ पे, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। ठीक है, पश्चिमी हिंदी बोलते हैं। शौर सैनी में राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। ठीक है, इसमें भी आपको एक्सप्लेन में पढ़ना होगा अलग से। जैसे राजस्थानी में ट वर्ग बहुला बोला जाता है। ठीक है, उसमें 4 बोलियां होती हैं। और ये ट वर्ग बहुला क्या होता है, कई बार वहाँ की जो भाषाएं होती हैं ना, उनको बोलने से ही फ़र्क पता लगता है कि ट का उसमें स्वर मतलब बोलने में आ रहा है। 4 बोलियां होती हैं यहाँ पे, मारवाड़ी, ठीक है, मेवाती और मालवी और जयपुरी। मारवाड़ी में जोधपुर और अजमेर में बोली जाती है। मेवाती भाषा जो है वो अलवर और गुड़गांव में बोली जाती है। मालवी उज्जैन में, और जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं जो कि कोटा और बूंदी में बोली जाती है। जयपुरी भाषा बोलते हैं, जयपुर में भी बोलते हैं, और जयपुरी को हम ढूंढाड़ी भाषा भी बोलते हैं, और कोटा और बूंदी में ये बोली जाती है। पहाड़ी में कौन कौन सी आती है, कुमाऊनी जो कि नैनीताल में बोली जाती है, गढ़वाली जो कि चमोली और टिहरी में बोली जाती है। गुजराती में तो गुजराती ही चलती है। ठीक है, इसके साथ ही हम अपभ्रंश के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे कि अपभ्रंश जो है उससे शौर सैनी निकली, और शौर सैनी से पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के 6 रूप हमने देखने को मिलते हैं। कौन कौन से वो 6 रूप? सबसे पहले हम देखेंगे खड़ी बोली जो कि मेरठ में बोली जाती है, और इसका पुराना नाम जो है वो कौरवी है। कौरवी के नाम से भी खड़ी बोली को जाना जाता है। उसके अलावा दिल्ली हरियाणवी में बोली जाती है, और दक्षिणी हिंदी जो है वो मुंबई में बोली जाती है। ब्रज भाषा जो है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है? एमपी में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में और ग्वालियर में। ठीक है, कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? भरतपुर जो कि राजस्थान में है, और माफ़ कीजिएगा, ये राजस्थान और एमपी, यूपी और ग्वालियर सब में है। उसके बाद कन्नौजी कानपुर में बोली जाती है। और कुछ ये जो मैंने इसमें बताया है राजस्थान में, अब आप कहेंगे राजस्थानी बोली जाती है। ब्रज का भी थोड़ा सा टच मिलता है भरतपुर साइड में। और उसके बाद बुंदेली में कहाँ बोली जाती है? झांसी और बुंदेल में, बुंदेलखंड बोलते हैं जिसे। ठीक है, अब ये मैंने इसमें डिवाइड किया है कि पश्चिमी हिंदी का ये वाला जो भाग है ये आकार बहुला है। ठीक है, इसमें आकार बहुला की ज़्यादा महत्व देखा जाता है। और ये जो भाग है जिसमें ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली है, इसमें ओकार बहुला है। ठीक है, तो जब आप ये देखेंगे कि इसमें आकार बहुला और ओकार बहुला क्या है, तो ये आप इसमें बांट के देख सकते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पर किस तरीके से फ़र्क लगता है लैंग्वेज में, भाषा को बोलने में। तो ये आकार बहुला का इसमें भाषा का प्रभाव देखा जाता है, और इसमें ओकार बहुला का। इसके बाद हम पूर्वी हिंदी के बारे में देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी जो है वो अर्धमागधी का ही भाग है, और आप इसको ABC के नाम से, जैसे मैंने बोला था, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी के नाम से जान सकते हैं। अगर इसमें पूछा जाता है कि अर्धमागधी में या पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो आप ये अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी के नाम से याद कर सकते हैं। अवधी कहाँ बोली जाती है? लखनऊ में, और बघेली रीवा में बोली जाती है, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी कहते हैं बोली जाती है। उसके बाद मागधी पढ़ लेते हैं जो कि बिहारी हिंदी के नाम से जानी जाती है, और इसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषाएं आती हैं। भोजपुरी बोली जाती है यूपी में, झारखंड में और बिहार में, और मगही जो है वो बिहार में बोली जाती है, और मैथिली जो है वो बिहार में बोली जाती है। ये आपको पता ही है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप और भी अच्छा अगर उसमें कुछ इन्वॉल्व करना चाहते हैं, जो भी आप अपने सुझाव देना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। मैं अपने नोट्स खुद के बनाए हुए नोट्स से ही आपको कोशिश करूँगी अच्छे से नॉलेज दे पाऊँ, ताकि आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो पाए।
थैंक यू सो मच।